नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति का जो करंट अफेयर रहा है मार्च मंथ का, उसके बारे में बात करेंगे। तो 23 शहीद दिवस का एक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। 23 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद दिवस के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में शहीद दिवस प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है ताकि क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान का सम्मान किया जा सके। पृष्ठभूमि की अगर हम बात करते हैं तो 23 मार्च 1931 को इन क्रांतिकारियों को ब्रिटिश शासन द्वारा लाहौर जेल में औपनिवेशिक विरोधी गतिविधियों में उनकी भूमिका के कारण फांसी दी गई थी। क्या कारण है ये याद रखिएगा। क्रांतिकारियों को ब्रिटिश शासन द्वारा लाहौर जेल में औपनिवेशिक विरोधी गतिविधियों में उनकी भूमिका के कारण, मतलब उनको फांसी देने का कारण क्या था कि इन्होंने औपनिवेशिक विरोधी गतिविधियों में सक्रिय थे। इस वजह से जो इसमें कारण लिखा पृष्ठभूमि। लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? यह एक ऐतिहासिक मुकदमा था जिसमें ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1928 में पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर अभियोग चलाया था। तो वर्ष 2026 की थीम, शहीद दिवस 2026 की थीम है मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी। मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी आपकी 2026 की थीम है, जो युवाओं के उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। हमने क्या क्या देख लिया, शहीद दिवस का संदर्भ देख लिया, क्या क्या हुआ था, फिर हम इसके बारे में देख लिया कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, है ना। 23 मार्च 1931 को है ना, और ये जो लाहौर षड्यंत्र केस था इसमें ये सारी चीज़ें, और कौन थे वो अधिकारी जिनके कारण है ना, तो जेपी सैंडर्स। भगत सिंह के बारे में देखते हैं। भगत सिंह एक प्रमुख क्रांतिकारी समाजवादी थे जो भारत की औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन के प्रतीक बन गए। प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा की बात करते हैं। उनका जन्म वर्ष 1907 में पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से वे गहराई से प्रभावित हुए और 1920 के दशक में लाहौर के नेशनल कॉलेज में अध्ययन किया, जहां उनके विचार अधिक क्रांतिकारी बने। नेशनल कॉलेज में अध्ययन किया। मुख्य योगदान की बात करते हैं। उन्होंने 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फोड़ा, याद रखो, 1929 में, जिसका उद्देश्य दमन का कानूनों का विरोध करना था। उन्होंने वर्ष 1928 में सैंडर्स की हत्या की, वही ठीक है। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के माध्यम से समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया तथा वर्ष 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1926 में किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी, याद रखिएगा आपको। वह उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में विभिन्न क्रांतिकारी पत्र पत्रिकाओं में लेखन द्वारा योगदान करते थे। कितने में? उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी और पंजाबी में, मतलब 4 भाषाओं को उनके पास ज्ञान था। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों जैसे प्रसिद्ध लेख भी लिखे हैं। विरासत की बात करते हैं। 23 मार्च 1931 को मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दी गई और वह आज भी साहस, बौद्धिक स्पष्टता और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के स्थायी प्रतीक बने हुए हैं। राजगुरु के बारे में, एक साहसी क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी उग्र गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थे। प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा। 1908 में महाराष्ट्र में जन्मे राजगुरु ने अपने प्रारंभिक जीवन में शारीरिक शिक्षण प्राप्त किया और मजबूत राष्ट्रवादी विचारों का विकास किया। मुख्य योगदान, उन्होंने जेपी सैंडर्स की हत्या में निर्णायक भूमिका निभाई, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए की गई थी। लाजपत राय मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में हुई थी, याद रखिए। लाजपत राय की मृत्यु क्यों हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिनके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु देखने को हमें मिलती है। वह HSRA के सक्रिय सदस्य थे। यहाँ पे जो हिंदुस्तान, अब इसको किसने बनाया था ये हम बाद में देखेंगे, ये आपका स्टैटिक पार्ट हो जाता है। और देखो के माध्यम से ये भी जुड़े थे और
ये भी जुड़े थे। सक्रिय सदस्य में दोनों लोग कौन थे? भगत सिंह और राजगुरु दोनों लोग। विरासत 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई। वे अपने साहस, समर्पण और युवा बलिदान के लिए स्मरण किए जाते हैं। हम बात करते हैं सुखदेव की। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठक और विचारक थे। प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा की बात करते हैं। 1907 में लुधियाना में जन्मे सुखदेव छात्र जीवन में ही राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। मुख्य योगदान, उन्होंने 1920 के दशक में पंजाब में का गठन किया। जो HSRA के गठन में किसका योगदान है? तो इनका योगदान है, सुखदेव का। 1920 के दशक में पंजाब में उन्होंने अनुशासित संगठन पर जोर दिया और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित एवं संगठित किया। उनके नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता और भारत की स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण के लिए याद किया जाता है। हमने क्या देख लिया? हमने पहला टॉपिक देख लिया। इसमें मोटा मोटा हमने क्या देखा? शहीद दिवस की थीम क्या है? मेरा भारत मेरी आज़ादी, हमने ये देख लिया। ठीक है, 2026 की थीम है। भगत सिंह जी के बारे में हमने देख लिया, सुखदेव जी के बारे में हमने देख लिया, और यानी राजगुरु जी के बारे में देख लिया, और हमने सुखदेव जी के बारे में देख लिया। मोटा मोटा चीज़ें पता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि 1920 में जो HSRA का गठन किसने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? हम देख लेते हैं। ये दशक की बात है ना, तो 1928 में जो चीज़ें हुई थी, और इसमें इनका नाम है, और सुखदेव थापर हैं, शिवराम राजगुरु हैं, मतलब कई नाम आते हैं इसके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। मतलब मोटा मोटा हमने सारी चीज़ें देख ली। आगे अब हम बढ़ते हैं। ये वाला क्या है? दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? थिरुमंगई अलवार कांस्य प्रतिभा के बारे में थोड़ा सा क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मार्च 2026 में ऑक्सफोर्ड स्थित एशमोलियन संग्रहालय ने 16वीं शताब्दी की थिरुमंगई अलवार की कांस्य प्रतिभा भारत को लौटा दी, क्योंकि शोध से यह पुष्ट हुई कि यह प्रतिमा तमिलनाडु के एक मंदिर से संबंधित है। किसने लौटाई है? एशमोलियन संग्रहालय ने ये लौटा दी है, और ये तमिलनाडु की है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो थिरुमंगई अलवार कांस्य प्रतिभा के बारे में, यह 16वीं शताब्दी की चोल शैली कांस्य मूर्ति है, जो वैष्णव संत थिरुमंगई अलवार का प्रतिनिधित्व करती है। के सौंदराजा पेरुमल मंदिर में पूजा के लिए स्थापित किया गया था। इस प्रतिमा को भारत को लौटा दिया गया। इसे पुनः उनके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ मंदिर में स्थापित किया जा सके, इसलिए उत्पत्ति 1957 के अभिलेखीय फोटोग्राफ जो इंस्टीट्यूट फ्रांसिस डी पांडिचेरी और इकूल फ्रांसिस डी एक्सट्रीम ओरिएंट में संरक्षित है, ने प्रतिमा के मूल स्थान की पुष्टि की। यह प्रतिमा 1967 में J.R. बेलमोंट के निजी संग्रह से एशमोलियन संग्रहालय को प्राप्त की गई थी। विशेषताएं: दक्षिण भारतीय मंदिर कला में प्रचलित पारंपरिक लॉस्ट वैक्स तकनीक से कांस्य प्रणाली, मतलब कांस्य प्रणाली अधिकतर
हम कह सकते हैं कि ये लॉस्ट वैक्स तकनीक से ही बनाई जाती है। मुद्रा पोस्चर की बात करते हैं। संत को भक्ति मुद्रा में खड़े हुए प्राय हाथ जोड़कर या प्रतीकात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है। आइकनोग्राफी इसमें आभूषण, पारंपरिक वस्त्र, मध्यकालीन तमिल वैष्णव मूर्तिकला के अनुरूप भावपूर्ण चेहरे की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। आइकनोग्राफी धार्मिक भूमिका, मंदिर, उत्सवों और अनुष्ठानों में उत्सव मूर्ति। अलवर वैष्णव परंपरा के 12 अलवर संतों में से एक थे, जो भगवान विष्णु के प्रति भक्ति के लिए प्रसिद्ध तमिल कवि संत थे। प्रारंभिक जीवन माना जाता है कि वे 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तमिलनाडु में रहे। प्रारंभ में वे एक स्थानीय शासक या योद्धा थे, लेकिन बाद में वैष्णव भक्ति को अपनाकर एक महान संत बन गए। योगदान उन्होंने अनेक भक्ति स्त्रोतों की रचना की, जो नाला द्रव्य प्रबंधन वैष्णव परंपरा का पवित्र तमिल भक्ति ग्रंथ में संकलित ये ग्रंथ है। प्रबंधन उनकी कविताएं दक्षिण भारत के विष्णु मंदिरों की महिमा का वर्णन करती हैं। महत्व उन्होंने तमिल समाज में भक्ति आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे देख लेते हैं संक्षेप में समाचार। विशाल का लैटेराइट चट्टान को काटकर बनाया गया समाधान कक्ष। हाल ही में केरल के कासरगोड जिले के पन्याल में निर्माण कार्य के दौरान लगभग 2000 वर्ष प्राचीन मेगालिथिक लैटेराइट शैलकृत समाधान कक्ष खोजा गया है। मेगालिथिक शैलकृत समाधान कक्ष भूमिगत समाधान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें लैटेराइट चट्टान को काटकर बनाया जाता था, जो दक्षिण भारत की लौह युग आयरन एज की मेगालिथिक अंतिम संस्कार परंपराओं से संबंधित हैं। स्थान ये समाधान कक्ष मुख्य रूप से केरल और तटीय कर्नाटक के लैटेराइट समृद्ध क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुख्य विशेषता भूमिगत गोलाकार कक्ष समाधान संरचना सामान्यतः लैटेराइट चट्टान में काटकर बनाए गए गोलाकार भूमिगत कक्ष के समान होती है, जिसमें एक संकीर्ण ऊर्ध्वाधर शाफ्ट के माध्यम से प्रवेश किया जाता है। सीलबंद प्रवेश द्वार और अनुष्ठानिक क्षेत्र कक्ष के प्रवेश द्वार को प्रायः भारी पत्थर की स्लैब से बंद किया जाता है और इसमें अक्सर एक छोटा गोलाकार छिद्र होता है, जिसका उपयोग अनुष्ठानिक अर्पण या आत्मा के प्रतीकात्मक मार्ग के रूप में किया जाता था। संबद्ध मेगालिथिक स्मारक ये संरचनाएं अक्सर अन्य मेगालिथिक स्मारकों जैसे कुडकुल्लू और टोपिकल्लू के पास पाई जाती हैं, जो संगठित समाधान स्थलों का संकेत देती हैं। महत्व की बात करते हैं मेगालिथिक समाधान प्रथाओं का प्रमाण। इन कक्षों से जटिल अंतिम संस्कार परंपराओं का पता चलता है, जहां मृतकों की हड्डियों को मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार और मनकों के साथ दफनाया जाता था। प्रारंभिक लौह युग संस्कृति की जानकारी ये दक्षिण भारत में नवपाषाण काल से लौह युग में संक्रमण के पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करते हैं। तकनीकी और सांस्कृतिक महत्व ये कक्ष प्राचीन समुदायों की लौह के औजारों के पारंपरिक उपयोग और कठोर लैटेराइट चट्टान में समाधान संरचनाएं बनाने की वास्तु क्षमता को दर्शाते हैं। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.2 कार्यक्रम भारत सरकार ने संरक्षित स्मारकों पर आगंतुक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से शुरू किया है। किसने शुरू किया ये देख लेते हैं। यह कार्यक्रम एक संचरित पहल है, जिसका उद्देश्य निजी या सार्वजनिक संस्थाओं को केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों पर आगंतुक सुविधाओं में सुधार हेतु शामिल करना है, साथ ही विरासत की अखंडता को बनाए रखना है। प्रथम चरण एडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान। कार्यक्रम वर्ष 2017 में 1.0 शुरू किया गया था। नोडल मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत लागू किया जाता है, जिसका क्रियान्वयन एवं निगरानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। एक चीज पहली चीज
जो है संस्कृति मंत्रालय इसको लागू करता है, लेकिन इसकी निगरानी कौन करता है? तो ये ESI करता है, याद रखिएगा हमेशा। AAH एडॉप्ट एंड हेरिटेज जो कार्यक्रम है 2.2, इसको लागू कौन करता है? तो संस्कृति मंत्रालय करता है, लेकिन इसको इसकी निगरानी कौन करता है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। याद रखने वाली बात है। उद्देश्य क्या है? बुनियादी सुविधा प्रदान करके पर्यटन अनुभव को बेहतर और स्मारकों को पर्यटक अनुकूल बनाना है। कार्यान्वयन की बात करते हैं। निजी संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन और ट्रस्ट समझौता ज्ञापन के माध्यम से स्मारकों को अपनाकर स्वच्छता सुविधाएं और डिजिटल अनुभव जैसी गैर संरक्षण सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। मुख्य संरक्षण और पुनर्स्थापन कार्य केवल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों के अधीन ही रहता है, जिससे वैज्ञानिक संरक्षण सुनिश्चित होता है। दावा की बात करते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति कोष के माध्यम से योगदान कर सकते हैं और विशिष्ट परियोजना का सुझाव दे सकते हैं। हमने क्या देखा? कार्यान्वयन में ये सारी चीज़ें देख ली हमने। नोडल मंत्रालय देख लिया, चरण देख लिया। पहला चरण 2017 में शुरू हुआ था, ये हमने देख लिया। जो और उसका क्या था, उसका जो थीम था वो एक अलग चीज़ देख लिया हमने, और ये हमने ये देख लिया। मतलब लगभग हमने ये इम्पोर्टेंट देख ली है कि अब हम बात करते हैं समाज और सामाजिक मुद्दे। क्या होता है समाज? वास्तव में क्यों समाज बना होगा? समाज की ज़रूरत क्या है? और सामाजिक मुद्दे क्या हैं? सोशल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? वर्तमान समय में बदलती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत की बदलती हुई अर्थव्यवस्था ने किस तरीके से सामाजिक मुद्दों को ऊपर उठाया है या सामाजिक मुद्दे को एक आकार दिया है वो, और साथ ही साथ हमारी राजनीति किस तरीके से सामाजिक मुद्दों को प्रभावित करती है, और फिर वहाँ का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी किस तरीके से सामाजिक मुद्दे को एक आधार निर्मित करता है, उसके बारे में भी हमें समझना चाहिए। आज हम बात करते हैं जो मार्च महीने का करंट अफेयर है, समाज और सामाजिक मुद्दे से संबंधित। ये जीएस पेपर फर्स्ट में सोसाइटी है, जो सोशल इश्यूज जो है, सोशल जस्टिस का जो पार्ट है वो जीएस पेपर 2 में। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। स्वयं सेवक देखभाल कार्य को मान्यता देने की अनिवार्यता। स्वयं सेवक देखभाल कार्य को मान्यता देने की अनिवार्यता की बात करते हैं। केंद्रीय बजट 26 से 27 में मजबूत देखभाल परितंत्र के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के तहत जरा चिकित्सा संबंधी देखभाल, मूल देखभाल और संबद्ध कौशलों में 1.5 लाख बहु कौशल युक्त देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की योजना है। केयर इकोनॉमी के बारे में, क्या होती है केयर इकोनॉमी? समझते हैं केयर इकोनॉमी के बारे में। केयर इकोनॉमी में वे आर्थिक गतिविधियां और सेवाएं शामिल होती हैं जो व्यक्ति की शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। केयर इकोनॉमी में वे आर्थिक गतिविधियां एवं सेवाएं शामिल होती हैं जो व्यक्ति की शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इसमें विशेष रूप से बच्चे, वृद्धजन, बीमार व्यक्ति और दिव्यांगजन शामिल होते हैं। वर्तमान समय में इसे मानव विकास और सामाजिक सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मान्यता दी जा रही है। भुगतान आधारित देखभाल कार्य की बात करते हैं। इसमें वे औपचारिक सेवाएं शामिल होती हैं जिनके लिए वेतन या पारिभाषिक दिया जाता है। उदाहरण के लिए चिकित्सक, नर्स, देखभालकर्ता, बाल देखभाल प्रदाता और घरेलू कामगार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली सेवाएं। गैर भुगतान आधारित देखभाल कार्य, मतलब केयर इकोनॉमी में दो तरीके के कार्य होते हैं, भुगतान आधारित, दूसरा है गैर भुगतान, जिसमें भुगतान नहीं मिलता है। यह उन गैर वेतनभोगी देखभाल और घरेलू कार्यों को दर्शाता है जो प्रायः महिलाओं द्वारा परिवारों के भीतर किए जाते हैं, जैसे बाल देखभाल, वृद्धजन देखभाल, भोजन बनाना और घर का प्रबंधन करना। ये कार्य सामान्यतः सकल घरेलू उत्पाद की गणना और राष्ट्रीय लेखा प्रणालियों में पर्याप्त रूप से
पर्याप्त रूप से परिलक्षित नहीं होते हैं। मतलब जो भी हम डेटा की गणना करते हैं, चाहे वो जीडीपी की गणना हो या फिर राष्ट्रीय लेखा प्रणालियों की गणना हो, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के द्वारा ये जो गैर भुगतान आधारित देखभाल कार्य है, इसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो ऐड नहीं होती है। देखभाल संबंधी सेवाओं का भारतीय मॉडल क्या है? भारत में ऐतिहासिक रूप से समुदाय आधारित स्वयंसेवक मॉडल के माध्यम से कल्याणकारी सेवाएं प्रदान की जाती रही हैं। इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जैसे कर्मी एकीकृत बाल विकास सेवा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रमों के तहत कार्य करती हैं। हमने केयर इकोनॉमी में 4 पॉइंट देखा, क्या देखा? पहला परिभाषा देखी, दूसरा इसमें वेतन देने और न देने के आधार पर हमने 2 पार्ट देखे। इसमें लोगों को वेतन मिलता है, जैसे चिकित्सक हो गए, नर्स हो गए, देखभाल करता हो गया, और दूसरा हमने देखा कि इसमें जिनको वेतन नहीं मिलता, उसका कोई भी वैतनिक कार्य में गिनती नहीं होती है। तो उसमें हमने महिलाओं के कार्यों को देखा जो वो घर में करती हैं, या वो बच्चे का पालन पोषण हो, या फिर वृद्धजन की सेवा हो, या फिर भोजन बनाना हो, या घर का प्रबंधन हो। और हमने तीसरा देखा कि इसमें चौथा देखा देखभाल संबंधी सेवाओं का भारतीय मॉडल, और भारत में इसका क्या मॉडल है। ये तो हमने एक तरीके का पूरा वर्ल्ड व्यू देख लिया, और इसको हमने क्या देखा? इंडिया व्यू के कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। समान करने वाली चुनौतियाँ और चिंताएं, सॉरी, सामना करने वाली चुनौतियाँ क्या हैं और चिंताएं क्या हैं। जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो स्वयं सेवक विरोधाभास और श्रम अनुभाग भारत इसके प्रधान कर्मचारी स्वयं कर्मचारी भारत में कल्याण एवं विकास कार्यक्रम कल्याण योजना विकास कार्यक्रम के लिए अदृश्य है। इसकी हम आगे की बात करते हैं, लेकिन 3.5 स्वयं जो मानव कर्मचारी के रूप में कर्मचारी सामाजिक सेवा के रूप में योगदान करते हैं। इसके लिए औपचारिक कर्मचारी के रूप में योगदान नहीं कर सकते हैं। वेतन कानून न्यूनतम वेतन के बजाय ये कर्मचारी छुट्टी मांगे करते हैं। चूंकि ये कर्मचारी नहीं है, वेतन की मदद करता है। पेंशन योजना को बाहर रखा जाता है, जिसके राष्ट्रीय पेंशन योजना कर्मचारी वित्त ढांचा एक क्षमता आधारित ढांचा है जो विविधता को ध्यान में रखते हुए अग्रेज व्यवस्था को विकसित करता है। सरकार द्वारा योजना में कुछ दिया शिक्षा राष्ट्रीय पेंशन क्रांति के कार्यकर्ता ने लाभ एक मजबूत परिवार बनाते हैं ताकि आर्थिक विकास कार्य
भारत की सबसे बड़ी आपका 15 से 20% आर्थिक योजना
लचीली कार्य व्यवस्था प्रभावी विचार से घर के बाहर दूसरे घंटे और कार्य करने में कुछ प्रकार के अवरोधों हमें बनाने में और चार प्रकार की जुड़ी अपेक्षा को कई नहीं पाता तीव्रता के समानांतर कर्तव्य और प्राथमिकता कल्पना के बीच संतुलन आकाश मंदिर तो प्राप्त करने ढंग से होते हैं काफी मंदिरों के एक प्रकार के संस्कृति को संस्कृत ध्यान से बाहर निकालकर समय बनाकर प्राप्त प्रतिष्ठा में स्थान चाहिए किसी मानसिक प्रयास करके कार्मिक प्रयास करना चाहिए किसी दिमागी वर्गित के स्थान पर प्रयास को परिक्रमा का मौका माना जाए कहा जाता है अधिवेशन समर्थन कार्य को निर्मित करना स्थायी दृष्टिकोण में भौतिक अनुपस्थिति को व्यक्ति को प्रोत्साहित करने की जरूरत है परिस्थिति को अच्छी बनाने कई ऐसे क्षेत्रों में शामिल है हमारे विज्ञान या परिवहन स्वच्छ और खुला एक रक्षा स्वच्छता परिवहन का कमेटी मुख्य अनुपस्थिति आसान करने के बजाय कार्यक्षम या पक्षी मानना चाहिए समर्पित व्यवस्थाएं में कल्याण स्वच्छ और खुला स्वच्छता परिवहन कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं व्यक्ति को शायद नजर है उनके कार्यक्रम परिवहन के आराम करने की व्यवस्था हो सकता है कि दोनों मशीन बहुत अच्छी तैयार कर सकते हैं तुरंत समर्थन तंत्र खाता महत्वपूर्ण क्षेत्र के विषय में क्योंकि यदि 90% वाला अपने क्षेत्र में डाटा समाप्त नहीं तो 40 रोजगार आपके जाने चाहिए डीबीटी के माध्यम से वेतन में उनको कम कार्य करने और मूल्य उनकी कौशल निर्माण करने उनके मरीज का महसूस का राज्य तीव्र लागत ग्रहण करता है पोटेंशियल बढ़ता है तो मानसिक व्यापार होता है केवल प्राप्त साधारण उनके जीवन में अधिक व्यवस्था हुई बढ़ाई किस प्रकार के मूल्य मौजूदा और डेटा आधारित निगरानी के लिए कर्नाटक के होने के व्यवहार को हल्के व्यवहार और साक्षर नियंत्रण व्यवस्थाएं मदद भी तैयार करने वाले तो कर सकते हैं और हर असली करने के निर्माण करते हैं सकती है कार्बन संस्कृति की विधि उपकरण की नहीं करना जैसे एलर्जी प्रबंधन एनवायरमेंटल ट्रैकिंग जैसे घास हमारे विकास का अंदाज होता है तो दोनों आसान नहीं लगा सकते हैं इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से समावेशन बनाया जाता है जैविक प्रभाव परिवर्तन के माध्यम से हमारे देश का कानून प्रभाव को समाज परिवर्तन का चुनाव मिलती है जैसे सम्मेलन से विकास का मानसिक जागरूकता धर्म को सामान्य बनाने के लिए दूरदर्शन को देखना हमारे प्रकार के सही और कई समस्या समाधान को सभी काम करने के नियम में मान्यता दी जाती है करना है ऐसे कारण बिना बोलने के जरूरी करना है को बनाए रख सकते हैं बनाए रखने में बनाकर